हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग आरक्षण संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसका पृष्ठभूमि क्या रहा है, इसका इतिहास क्या रहा, शुरुआत कैसी हुई। 50% आरक्षण के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एसटी एससी ओबीसी आरक्षण की बात करेंगे। उसके बाद जो विभिन्न आयोग बने उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कि आरक्षण क्या है, उसकी पृष्ठभूमि, प्रारंभ कब से होती है, संबंधित आयोग और संवैधानिक गतिविधि, साथ ही आरक्षण संबंधित जो न्यायालय में केस या याचिका दायर किया है उसके बारे में, केरल केशव भारती बनाम केरल राज्य, ठीक, इंदिरा साहनी केस, और साथ ही 50% आरक्षण को लेकर क्या अड़चन रही, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये वीडियो पूरा देखें। ये आपके न सिर्फ जानकारी के लिए बल्कि आपके सीजीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मुद्दा भी काफ़ी गर्माया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। आरक्षण के बारे में मैं ओवरव्यू बात करूं तो आरक्षण का अर्थ क्या होता है? अपना स्थान सुरक्षित करना। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हर स्थान पर अपनी सुरक्षित रखने या रखने की प्रयास करना, चाहे वो ट्रेन में यात्रा करने के दौरान हो, या किसी अस्पताल में अपने चिकित्सा कराने के लिए, या फिर विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो, या किसी सरकारी नौकरी या विभाग में नौकरी प्राप्त करने की बात हो, तो सभी व्यक्ति चाहता है अपना स्थान सुरक्षित करे। जहां पर सुरक्षा या फिर अपना स्थान सुरक्षित करने की बात आ जाती है, वहीं पर प्रारंभ होता है आरक्षण की। तो इसी की कड़ी में अगर आगे बात करते हैं कि सबसे पहले भारत में आरक्षण की शुरुआत ना 1882 में कोल्हापुर के महाराज साहू जी, ठीक, वहां के साहू द्वारा की गई। आरक्षण को महाराष्ट्र में लागू किया गया। फिर आरक्षण संबंधित जो सामाजिक सुधार, विभिन्न सामाजिक सुधार थे, उसको लाया गया। साथ ही इस राज्य में एससी और एसटी के जनजाति के लिए आरक्षण की बात करी गई। उसके बाद अगर हम दूसरा मुद्दा देखते हैं कि अब भाई भारत के इतिहास में धार्मिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत होती है, तो धार्मिक आधार पर आरक्षण की शुरुआत 1909 में मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये हमारा पहला बिंदु हो जाएगा, क्योंकि ये आपके इतिहास का भाग है और यहां से आरक्षण की शुरुआत कहीं ना कहीं जोरों शोरों से प्रारंभ होती है। और इसी को क्या बोला जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कि भाई हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दो, उनको अलग अलग आरक्षित कर दो, उनकी उनकी सीट को, और चुनाव लड़ा, मतलब बांटो, फूट डालो और शासन करो की नीति जो गर्जन द्वारा किया गया था ना, तो वही नीति अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ किया गया। तो शुरुआत के बारे में बात करते हैं मार्लोमेंटो सुधार से। ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये जो है, इस अधिनियम को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान दिया गया। अब गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। ठीक, तो 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तो अगर मैं बात करूं तो वहां पहली बार हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में बात करी थी। ओके, और उसके बाद जैसे ये सब होता है, 1932 में महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य एक समझौता है जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जिसके तहत दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व के स्थान पर केंद्रीय और राज्य व्यवस्था में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई। और आरक्षण की शुरुआत वास्तविक रूप से भारत में यहीं से होता है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1932 में जो तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जो धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की बात करती है। चूंकि 1935 के बारे में आप जानते होंगे कि भारत सरकार अधिनियम में इन्हें विशेष प्रावधान दिया गया। और हमारे भारत संविधान का विभिन्न जो महत्वपूर्ण स्रोत है, मतलब अगर मैं संविधान के बारे में बात करूं तो लगभग 70 से 80% जो भारतीय संविधान है वो कहीं ना कहीं 1935 से ही प्रेरित है या उससे लिया गया है। अब देखिए, सदन में आरक्षण, दूसरा टॉपिक क्या आ गया, सदन में आरक्षण। सदन में आरक्षण से तात्पर्य क्या है कि भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा विधानसभा में 10 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। 10 वर्ष पश्चात ये खत्म हो जाना था, लेकिन होता क्या है कि 10 वर्षों को बढ़ाते हुए 104वां संविधान संशोधन 2019 करते हैं, जिसमें आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया जाता है। तो ये तो आपका करेंट का भी पार्ट हो गया, इसको भी ध्यान रखना। ये तो रहा सदन की बात। अब हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। देखिए, भारतीय संविधान के आरक्षण में जो शर्तें हैं उसमें यह बताया गया है कि आर्थिक आधारों पर आरक्षण का कोई उल्लेख नहीं। सबसे पहला, आरक्षण समाज में समानता लाने के लिए दिया जाता है, और इसी के आधार पर 1950 में जो मद्रास सरकार थी उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में विभिन्न जातियों के आधार में आरक्षण की घोषणा करी। सामान्यतः अगर मैं बात करूं, एक केस है उसको ध्यान में रखिएगा, चंपकम दुराई रंजन ने सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दे दी,
और बताया गया कि ये संविधान 15(1) का उल्लंघन है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर होता क्या है कि न्यायालय ने निर्णय से उत्पन्न जो विकृति उसको दूर करने के लिए 1951, जो बार बार पढ़ते हैं ना, दल बदल संबंधित कानून, सॉरी, भूमि सुधार संशोधन अधिनियम या अनुसूची भूमि सुधार संशोधन कानून, देखो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन होता है, जिसके आधार पर शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है ना, चाहे एसटी, एससी या ओबीसी के नागरिकों को प्रवेश दिलाने के लिए संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा जाता है 15(4). नोट डाउन करके रखिएगा। अगर मैं मूल अधिकार कैसे, कब से कौन सी धारा से कौन सी धारा तक है, 12 से लेके 35 के आसपास, ठीक, तो 35 तक है। तो अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 15 की, तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। उसमें अलग अलग आर्टिकल है, 6 आर्टिकल है वर्तमान में टोटल, जिसमें एक में बताया गया है कि जन्म, लिंग, मूल आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरे में बताया गया है कि किसी पर स्थान पर जाने के लिए आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तीसरा बोलता है कि महिलाओं और बच्चों को विशेष प्रावधान दिया जाना चाहिए। और चौथा बोलता है कि राज्य द्वारा जो सामाजिक और शैक्षणिक के पिछड़े वर्ग है ना, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी, उनको समानता के लिए आरक्षण की व्यवस्था उपलब्ध कराना। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 15(5) क्या बोलता है? 15(5) बोलता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है, चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए सरकारी और निजी संस्थाओं में उनको आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये संविधान में उल्लेखित हैं। तो इस व्याप में इसमें 15(4) जोड़ा गया है, जो यही बताता है, ठीक। अब 93 संविधान संशोधन 2005 होता है, ठीक है, जिसमें किसे जोड़ा जाता है? जो अभी मैंने बताया 15(5) को। 15(5) फिर से क्या बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, कि कोई भी सामाजिक शैक्षणिक संस्थान में पिछड़े वर्ग को अनुसूचित जाति, जनजाति के आधार पर विभेद या उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये बात करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब अगर मैं बात करूं जो वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 16 में, तो अनुच्छेद 16 क्या है? अवसरों की समानता, ठीक। तो अनुच्छेद 16 में जो अवसरों की समानता, उसमें विभिन्न क्लॉज है, 1, 2, 3, 4, तो उसमें चौथा सेक्शन जोड़ा जाता है। तो चौथा सेक्शन में उल्लेखित है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक, जो नियुक्तियां हैं और पदों में आरक्षण का विशेष प्रावधान या उपबंध उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये इस आधार पर जोड़ा जाता है। ये उसकी पृष्ठभूमि है। अब मैं बात करता हूँ तमिलनाडु। वर्तमान में ना 9वीं अनुसूची में दाखिल होने वाला एकमात्र राज्य है तमिलनाडु। चूंकि यहाँ पर सभी को लगता है कि भैया इसके आधार पर हम लोग अपने अपने राज्यों को आरक्षण दें, तो यहाँ पर आरक्षण 69% है। तो ये जो 9वीं अनुसूची में लागू है, और सभी राज्य सरकार चाहते हैं कि यही उनका उद्देश्य होता है कि किसी भी अधिनियम को कानून बना के उसको 9वीं अनुसूची में दाखिल कर दिया जाए, ताकि उसमें कोई समीक्षा ना हो सके। तो इसका पृष्ठभूमि क्या था? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तमिलनाडु में आरक्षण के बारे में, तो तमिलनाडु में जो आरक्षण था ना, वो संपूर्ण देश से अलग था। पहला चीज तो यहाँ बस एसटी, एससी, ओबीसी को मिला के कुल मिला के 69% आरक्षण था। 7 जजों की संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी केस में 50% आरक्षण को स्वीकृति दी, क्योंकि इंदिरा साहनी केस के आधार पर अगर 50% से ज्यादा आरक्षण होता है तो संविधान के मूल ढांचे पर उल्लंघन की बात करती है। लेकिन इस केस के पहले ही तमिलनाडु में आरक्षण का जो प्रावधान था वो प्रारंभ था, लागू था। लेकिन बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक पुराने फैसले के कारण उसे पहले से चली आ रही 50% सीमा से बाहर रखा। मतलब क्या है? अगर इंदिरा साहनी केस के बारे में बात करूं तो ये जो आरक्षण का तय सीमा था 50% था, जिसको बाद में भी गहन चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो अगर मान लो पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन इससे पहले तमिलनाडु में ये तो चल ही रहा है भाई, 69% की जो आरक्षण है। तो उसमें एक केस होता है, वो केस का नाम है बालाजी केस, बनाम सुप्रीम कोर्ट। तो ये बोला जाता है भैया ये तो आप ठीक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है ना, हमारा जो आरक्षण पहले से चला आ रहा है 69%, तो वो तो 50% के दायरे से बाहर है। इसी कारण ये केस के आधार पर तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण है ना, उसको 9वीं अनुसूची में डाल के समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या होता है, कोर्ट ने फैसला दिया कि तमिलनाडु को छोड़ के, तमिलनाडु में आरक्षण कितना रखेंगे? 69। बाकी जितने भी राज्य में है उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी के आधार में एक अनुसूची, मतलब एक संविधान संशोधन किया जाता है, 76वां संविधान संशोधन 1994, जिसमें ये स्पष्ट कर दिया जाता है कि तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में रख कर इसकी समीक्षा के दायरे से बाहर रखा जाएगा। तो ये आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण ध्यान में रखना ही है। अब बात करते हैं ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए।
देखिए, ये वीडियो थोड़ा लेट, थोड़ा विलम्ब या फिर थोड़ा देर तक चलेगा, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन एक चीज़ इसको देख लेंगे ना तो आपको आरक्षण संबंधित जितने भी प्रावधान है लगभग सब समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी आरक्षण के बारे में, तो इसकी कुछ पृष्ठभूमि से प्रारंभ करते हैं कि देखिए, संविधान में ना पिछड़ा वर्ग के बारे में कोई परिभाषा नहीं दिया गया कि पिछड़ा वर्ग किन्हें कहा जाएगा, पहला चीज़ तो इनके आधार में पिछड़ा वर्ग वो है जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर है वो पिछड़ा वर्ग कहलाएगा। इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए, जैसा कि आपने अनुच्छेद नंबर 15(4) को देखा, 16(4) को देखा, ठीक। और साथ ही एक अनुच्छेद आपको मिलेगा 46वां, ठीक, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, जिसमें शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए कमजोर वर्ग को स्कॉलरशिप दिया जाता है। और एक अनुच्छेद मिलेगा आपको 340, जिसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है ना, उनकी स्थिति की जांच करके उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक पैनल का गठित करेगा, और इसी पैनल के आधार पर दो आयोग की गठन होती है। एक आयोग है कालेकर आयोग, काका कालेकर आयोग, और दूसरा आयोग है मंडल आयोग, जो वीपी मंडल की अध्यक्षता में की गई थी। अब इसके बारे में थोड़ा गहन चर्चा करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कालेकर आयोग के बारे में, काका कालेकर कालेकर आयोग, ठीक है, ठीक है। तो इसके आधार में देखो, ये ना एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं 29 जनवरी 1953 को, 29 जनवरी 1953 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। मतलब आयोग गठित होता है और इसका रिपोर्ट प्रस्तुत होता है इससे कुछ महीने पश्चात, मतलब लगभग 55 में, 1955 में, 1955 मतलब 30 मार्च 1955 में। तो होता क्या है, इन्होंने मतलब इस आयोग के आधार पर जो पिछड़ा वर्ग की पहचान की जाने वाली जातियां हैं, उनकी संख्या 2399 थी, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया था कि जो अब भाई सरकारी नौकरियों में जो प्रथम श्रेणी में 25% की आरक्षण देनी चाहिए, ठीक, द्वितीय श्रेणी में 33% के आरक्षण देनी चाहिए, और तृतीय श्रेणी में 40% के आरक्षण दिया जाना चाहिए। ये सारी उनके एक इस रिपोर्ट के तहत आता है, लेकिन अंततः ये संस्तुति लागू नहीं होती, ठीक है, ये संस्तुति पूर्णतः फेल हो जाता है। और अगला जो आयोग बनता है, जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मंडल आयोग। मंडल आयोग, आपके सामने कुछ यहाँ पर फैक्ट लिखा होगा, उसको आप देखते रहिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ जितना मेरे को ध्यान में उसको लेके बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मंडल आयोग के बारे में बात करते हैं, तो मंडल आयोग की गठन 1978 में होती है। देखिए, 1978 में भारत के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री रहे, कौन रहते हैं, मोरारजी देसाई जी, ठीक। तो मोरारजी देसाई जी के द्वारा जो बिहार के पूर्व सीएम रहते हैं, और पूर्व सीएम का क्या नाम रहता है, वीपी मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की गठन किया जाता है। ये गठन का जो रिपोर्ट प्रस्तुत होता है, वो प्रतिवेदन होता है 31 दिसंबर 1980 को, ठीक। इस रिपोर्ट के आधार में बताया जाता है कि जो समाज में पिछड़ा समाज है, पिछड़ा वर्ग का समाज है, उनका जो पहचान किया जाए, कितने जातियां हैं, तो 3743 पिछड़ी जातियां हैं। तो इस आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और जो आरक्षण का पहला प्रावधान रखा जाता है 27% का, वो इन्हीं की सिफारिश पर रखा जाता है। तो ओबीसी को आज 27% का जो आरक्षण मिल रहा है ना, वो मंडल आयोग के आधार पर मिल रहा है, कि अनुशंसा पर मिल रहा है, इसको आप ध्यान में रखें। तो अब ऐसा थोड़ी है 1980 में रिपोर्ट आया, संस्तुति दिया 27% रिजर्वेशन को लेके, तो तुरंत ये आयोग या फिर ये आरक्षण लागू होगा, नहीं। इसके कुछ साल पश्चात, मतलब लगभग एक दशक पश्चात 1990 में विश्वनाथ प्रताप जी का सरकार आता है। वहां कार्यपालिका आदेश के आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण का प्रावधान को स्वीकृत कर लिया जाता है। ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। होता क्या है कि अब संस्तुति आया कि 13 अगस्त 1990 को संस्तुति आया, जिसमें ओबीसी आरक्षण कितना परसेंट रखने का प्रावधान किया गया, 27%। तो ये घोषणा की, लेकिन अलग अलग आधार पर इसमें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट दिया 16 नवंबर 1992 को, और वर्डिक्ट क्या था उसको समझने का प्रयास करिएगा, कि क्रीमी लेयर को हटाकर अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण के बारे में बात किया गया, 27% आरक्षण, उसको वैध माना गया। पहला चीज समझे, उम्मीद है समझ आया होगा। मतलब क्रीमी लेयर क्या होता है, हर वो व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका सालाना आय पहले 6 लाख था, वो 8 लाख से कम होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा, और इससे ज्यादा हो तो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएगा। तो क्रीमी लेयर को छोड़ के, मतलब इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये सामान्य वर्ग से ही अपना सारी गतिविधियां, चाहे एग्जाम के लिए रहे, सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से, इनको सामान्य वर्गों में सम्मिलित कर, तो क्रीमी लेयर को छोड़ के बाकी को 27% की आरक्षण की प्रावधान इस आधार पर किया जाता है। और इसी आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, मैंने क्या बोला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 का
गठन होता है, जिसी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसके 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य में कौन कौन होंगे? देखिए, इसके 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष कौन होंगे? जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। सदस्य में कौन रहेगा? इसमें 2 ओबीसी वर्ग के होंगे और एक जो विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञता के आधार पर उनको नियुक्त किया जाएगा। एक्चुअल में ना कई जगह आपको 4 भी दिखेगा, जैसे समाज, जैसे एक सदस्य होगा जो समाज विज्ञानी व्यक्ति होगा, 2 सदस्य जो पिछड़ा वर्ग से संबंधित होगा, और एक भारत सरकार के जो सचिव पद पर या तो रहा हो या वर्तमान में हो, वो रह सकते हैं। तो कुल मिला के ये भी तो बोल सकते हैं ना कि यह आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसके एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। सचिव अलग होता है, मतलब कुल मिला के 3 सदस्य, एक सचिव, एक अध्यक्ष। ठीक है, ये समझ आया होगा। और सदस्यों का कार्यकाल के बारे में बात करूं तो ये 3 वर्ष का होता है। तो मैंने इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ दर्शाया नहीं है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और जनजाति आयोग। मैं इसको आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, तो इसको आप ध्यान में रखना। देखो, भारतीय संविधान में जो सामाजिक क्रांति का एक दस्तावेज, एक सामाजिक न्याय का एक उपकरण होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए ना संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 338 में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान में जो वर्णित अनुसूचित जाति है ना और जनजाति है, उनकी संरक्षण के लिए, एक संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा या उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इसके आधार में एक 65वां संविधान संशोधन होता है, 65वां संविधान संशोधन 1980, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना करी जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो अनुच्छेद 338 में है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो 338 क में है, के बारे में आपको ध्यान रखना है। सेम इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। बस इतना ही ध्यान में रखना इसको। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा था ना, उसको थोड़ा संशोधन करके बता दूं। जैसे 65वां संविधान संशोधन था, 65वां संविधान संशोधन 1990। तो इस आधार में ना जो ST SC वर्ग को एक साथ रखा गया आरक्षण के संबंध में। लेकिन इसके आधार पर एक और संविधान संशोधन आता है, जिसका नाम है 89वां संविधान संशोधन 2003। इसके आधार पर क्या किया गया पता है? ST और SC के लिए जो आयोग है उसको अलग अलग कर दिया गया, पृथक पृथक कर दिया गया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मतलब कुल मिला के होगा क्या कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है। मतलब संवैधानिक, गैर संवैधानिक, और एक होता है क्या, आपको बताना है ना कि क्या होता है संविधिक अधिकार, संविधिक संस्था। तो ये जो है ना ST और SC आयोग, वो एक संवैधानिक संस्था है। जैसे तो 79वां संविधान संशोधन 2003 आता है ना, तो उसके आधार पर ना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन होता है। कब गठन होता है? 2004 में। इसको भी ध्यान में रखना। और एक चीज़ और याद रखना कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2016 को स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, और एक चीज़ और मैं बता दूं जो आपके लिए बहुत ही फैक्चुअल डाटा के रूप में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आरक्षण की बात कर रहे हैं ना, तो एक नीति को ध्यान में रखना। राष्ट्रीय, फिर आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय आदिवासी नीति है 2006, राष्ट्रीय आदिवासी नीति 2006। उद्देश्य क्या था कि यह नीति आदिवासियों के हितों से जुड़े जो संविधान के अनुच्छेद है ना, उसमें अंतर्निहित अधिकारों और उद्देश्यों के आधार पर तैयार किया गया था। इसमें कुल 23 विषय थे, जैसे भूमि अधिग्रहण कानून के विस्थापन संबंधित, स्वास्थ्य, पेशा से संबंधित कानून, लैंगिक भेदभाव को दूर करने आदि पर बल दिया गया था। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अब जैसे हम लोग बात करते हैं 1990 के बाद 1991 में, तो 1991 में नरसिम्हा राव जी का सरकार रहता है, प्रधानमंत्री होते हैं। उन्होंने अगली कड़ी में ये भी कहा था कि गरीबों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब यही वो कॉन्सेप्ट है जिसमें EWS को आरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, गरीबी मतलब आर्थिक विषमता या आर्थिक कमजोरी के आधार में जो आरक्षण की पहली बात करी गई थी 1991 में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा किया गया था। जो आरक्षण का प्रावधान कितना परसेंट दिया गया था? 10%। इसी को लागू किया गया था 130वें संविधान संशोधन 2018 के आधार पर। एक्चुअल में 18-19 बोलता हूँ तो इसको ध्यान में रखना। 130वां संविधान संशोधन हुआ था जो 2019 में हुआ था। आधार क्या था? आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं ना, उनको सरकारी नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थान में 10% की आरक्षण के बारे में बात किया गया था, जिसमें 15 और 16 में 6 और 6 लगभग जोड़ा गया था। और इस आधार पर उनको आरक्षण प्रभावी जो समय था 14 जनवरी 2019 को ये प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो गया था।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। 1992 में क्या होता है कि इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जो ओबीसी आरक्षण को वैधानिक या सही ठहराया था, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि पिछड़े वर्ग को, जो संपन्न लोग थे, को छोड़ के बाकी सबों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, जिसके लिए एक सदस्य भी गठित हुई थी, जिसको मैंने नहीं बताया था, 1992 की न्यायमूर्ति राम नंदन प्रसाद समिति, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक, इसके आधार पर ये जो आरक्षण का दायरा था ना, वो लागू किया गया था और क्रीमी लेयर को अलग किया गया था। ठीक है, साथ ही अगर मैं पदोन्नति में आरक्षण के बारे में बात करूं, तो पदोन्नति में आरक्षण सिर्फ एसटी और एससी वर्ग के समुदाय के लोगों को मिला जाता है, एसटी एससी वर्ग समुदाय को। ठीक है, होता क्या है कि 1955 में पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रदान करने की बात की जा रही थी, जिसमें 82वां संविधान संशोधन 2000 के आधार पर लोक नियोजन में अवसरों के समानता के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद, ठीक, तो मौलिक अधिकार या अवसरों की समानता कौन से अनुच्छेद में, 16 कि 16 कम ये बताया गया कि एससी और एसटी वर्ग को, ठीक, पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमने अभी देखा कि आर्थिक कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण मिलेगा 130वें संविधान संशोधन 2019 के तहत। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण केस के बारे में। देखो, आरक्षण आया, आरक्षण को कोई जगह बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, कहीं पर जैसे जैसे मान लो 50% आरक्षण का दायरा फिक्स किया गया। ठीक है, तमिलनाडु को छोड़ दो जहाँ पर 69 है। अब विभिन्न राज्य सरकार अपने अपने आधार पर अपने राज्य में आरक्षण को कभी 76% करते हैं, कभी 75% करते हैं, कभी 70% करते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी ये केस चल रहा है, जिसके आधार पर अभी आरक्षण रोस्टर या शिक्षा, मतलब जो भर्ती होनी है वो सभी रुक गई है, रिजल्ट नहीं आया है। खैर, हर एक सरकार अपनी जगह सही होता है, पर अपने जनता अपने राज्य के जनसंख्या के भविष्य के लिए तत्पर रहता है। पर अब जो केस हुआ है, किस आधार पर आपको 50% आरक्षण के ऊपर को वैधानिक नहीं दिया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य समझना है, समझने का प्रयास करना है कि वास्तविक रूप से संविधान में या संविधानेतर जो बात कही गई है उसके बारे में अगर समझ लेते हैं, चीज़ें हमको समझ आ जाती हैं, तो हम स्वतः ही निर्णय कर पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक, तो इंदिरा साहनी केस होता है, इसके बारे में कुछ इसकी पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात करेंगे, 1992 के आसपास। ठीक है, इंदिरा साहनी केस का दृष्टांत अगर मैं बात करूं, तो असल में होता क्या है, जब सरकारों ने आर्थिक आरक्षण के बारे में बात करने की कोशिश किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण देंगे उनकी कमजोरी या शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण। ठीक, तो इंदिरा साहनी बना राज्य सरकार के बीच में एक केस होता है। ठीक, जिसमें बताया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि 1993 में केंद्रीय सरकारी नौकरी में जो अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग का जो आरक्षण लाया था 27%, वो सही है। ठीक, और यही बोला गया कि आरक्षण सिर्फ गरीबी के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर होना जरूरी है। मतलब पिछड़ापन को दूर करने का जो प्रयास है वही आरक्षण है। और इंदिरा साहनी निर्णय को मंडल कमीशन के केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंडल कमीशन के आधार पर इंदिरा साहनी केस आया, जिसमें 27% रिजर्वेशन की बात करी गई। इसको समझते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। और जो हमारे संविधान निर्माता थे ना, डॉक्टर अंबेडकर जी के वक्तव्यता के आधार पर जो सामाजिक बराबरी और अवसरों की समानता को सर्वोपरि बताया, वही ये आधार था। अगला केस देखते हैं अब। ठीक है, कि 50% से ज्यादा आरक्षण को क्यों असंवैधानिक बताया गया, क्या अड़चने आई। तो होता क्या है कि एक दूसरी अड़चन है आरक्षण के लिए 50% आरक्षण। ठीक, तो 50% आरक्षण के संबंध में क्या है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपने कई फैसलों में ये निर्णय दिया कि इसका उल्लंघन समानता के आधार का उल्लंघन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में दिखने मिलेगा आपको। तो कई राज्यों ने, चाहे वो अलग अलग राज्य सरकार रहे, जाट, मराठा, मुस्लिम, अलग अलग समुदाय आदि के गरीबी के आधार पर आर्थिक आरक्षण की बात करी गई, और जिसमें ये 50% से ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये उसको उल्लंघन माना गया, तो ये भी बात है। तो इस आधार पर 50% ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण को क्या माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई। ठीक, अब जो सबसे महत्वपूर्ण केस होता है ना, केस वन भारतीय बनाम भारत संघ। ठीक, भारत मामला, भारत सरकार मामला। देखिए, कई राज्य सरकारों का मानना था कि भैया राज्य सरकार में जो भी आरक्षण है उसको बढ़ा के चुपचाप उसको 9वीं अनुसूची में डाल दो। तो 9वीं अनुसूची में डालने के बाद होगा क्या, समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाता। तो भाई अब हर चीज़ों को 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं, समीक्षा के बाहर डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं संविधान के मूल ढांचे का तो उल्लंघन ही होगा। तो इस आधार में कोर्ट ने इसे रोकते हुए कहा कि हम हर एक मुद्दे को, हर एक कानून को
संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने से बचाएंगे और हर एक मामले को हम 9वीं अनुसूची में कैसे डाल दें, ये बातें उन्होंने करी। तो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, उसने बताया कि जो असंवैधानिक रुख है कि संशोधन करते हुए संवैधानिक संशोधन के आधार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि माध्यम की अगर आप कोई भी कानून बनाते हैं जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, तो अगर वो मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता तो आपका कानून सही है, अदरवाइज उसको हम लोग 9वीं अनुसूची में दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये समीक्षा के अंतर्गत आना चाहिए। ये सारी बातें इसमें करी गई और इसी के आधार पर 50% से ज़्यादा आरक्षण असंवैधानिक है। अब चूंकि 10% आरक्षण के बारे में बात करूं, तो ये जैसे मान लो आर्थिक वर्ग की कमजोर जो परिवार है उनको दिया जाता है, तो ये आरक्षण 50% से अलग है। 50% में जो शेष सामान्य वर्ग के 50% बच जाता है, उसमें से 10% जो 1991 में आर्थिक आधार में भी दिया जाने की बात करी गई थी नरसिम्हा सरकार के द्वारा, वो दिया जाता है। तो उस आधार में ये संविधान का उल्लंघन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। मतलब 10% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आधार पर संविधान के मूल ढांचे में उल्लंघन नहीं है, और बाकी जैसे अगर कोई आरक्षण 50% से ज़्यादा हो जाता है वो उल्लंघन माना जाएगा। तो ये सारा मुद्दा था, कैसा लगा बताइएगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा गया होगा, लंबा गया है, और उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एक बार पढ़ने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे। तो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।